हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। आज हम पढ़ने आ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखना आसान है। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर जैसे पहले हम पढ़ते थे अभी भी वैसे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, सबसे पहले ये चैप्टर का नाम देख लो, क्योंकि नाम है बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी में बहने वाले जो हमारे फ्लूइड हैं या लिक्विड है, द्रव्य जिसे कहते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड, है ना। दो मेन फ्लूइड हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, और एक को हम कहते हैं लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी चीज होती है सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड और फ्लूइड होता है ये सर्कुलेट करते हैं, है ना। इनका सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, तो सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड शुरू करते हैं। लिम्फ जो है, जैसे मैंने कहा दो फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं, ब्लड और लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो बहुत ही कम है हमारे सिलेबस में, है ना। ब्लड मेन है, ब्लड हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है और 45% जो बचा है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होता है। तो यानी प्लाज्मा में सबसे अधिक अधिक चीज या सबसे ज्यादा चीज क्या है, वाटर है। ठीक है, 6 से 8% जो बचा हुआ है वो प्रोटीन होता है। इसके अलावा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो हमें चोट लगती है तो वो जगह जो है वो जम जाता है ना, खून जम जाता है। तो खून के जमने को क्लॉटिंग कहते हैं, है ना। क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं 6 से 8%, ये तीन तरह के मेन प्रोटीन होते हैं। फाइब्रोनोजेंस जिनका काम है क्लॉटिंग कराना, है ना। फाइब्रिनोजेंस का काम है क्लॉटिंग कराना। ग्लोबुलिन्स जिनका काम है डिफेंस का काम करना। तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस होता है या जो इम्यूनिटी हमारी है वो ग्लोबुलिन्स की वजह से होती है ना। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जिनका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक बैलेंस मेनली आप समझ लो, जो हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट है और जो सॉल्ट्स का अमाउंट है उसको कंट्रोल करके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, प्लाज्मा में से माइनस कर दें, माइनस का साइन है यहाँ पे, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो जो चीज बचती है उसे हम सीरम कहते हैं। तो मतलब अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे हटा दें, है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, हम इसको हटा दें तो वाटर, प्रोटीन और मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सब क्या मिला के कहेंगे, हम इसको सीरम कहेंगे। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो पार्ट था 45%, वो था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आप पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ये देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनकी वैल्यू, इनका नंबर कितना होता है, तो 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाएंगी। ठीक है, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। आरबीसी बनती कहाँ है, रेड बोन मैरो में बनती है, और न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर होता है। और टोटल हमारे अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन आरबीसी की कितनी होती है, 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है, यानी 120 दिन में ये 120 दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन में ही जाके आरबीसी जो होती है वो रप्चर होती है, वो फट जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसी वजह से उसको ग्रेव यार्ड कहा जाता है। ठीक है, ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। ठीक, तो ये थी आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका नंबर कितना होता है, 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी ये काफी कम होती है आरबीसी के कंपेरिजन में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, हमारी डिफेंस में काम करना है ना, ये हमारी इम्यूनिटी में काम करती है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी को दो भाग में, ल्यूकोसाइट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनके, मान लेते हैं ये एक डब्ल्यूबीसी है जो कि ग्रेनुलोसाइट है, तो इसके न्यूक्लियस जब आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, है ना। तो जिसके न्यूक्लियस में ग्रेन्यूल पाए जाएंगे वो सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट होंगे। और अगर कोई डब्ल्यूबीसी आपको दिखे जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं है तो वो ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ये ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल समझते हो ना, कंकड़ या छोटे छोटे दाने, है ना, उनको ग्रेन्यूल कहते हैं। तो ग्रेन्यूल जिसमें पाए जाएंगे वो ग्रेनुलोसाइट, जिसके न्यूक्लियस में, है ना, और जिसके न्यूक्लियस में ग्रेन्यूल नहीं होंगे वो ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में आपको याद रखना है बेन जी, है ना, एक छोटा सा तरीका याद करने का, BEN जी। ठीक है, जी मतलब ग्रेनुलोसाइट, बी मतलब बेसोफिल, ई एसोनोफिल और एन न्यूट्रोफिल, तो बेन जी ऐसा याद करना। ठीक है, तो अब देखो
सबसे पहले बेसोफिल आती है, 0.5 से 1% बेसोफिल टोटल पाई जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। यूसिनोफिल का वो कंपोजिशन कितना होता है, 2 से 3% यूसिनोफिल पाई जाती है। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि 60 से 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है ना। तो डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल ही होती है, 60 से 65%। और सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल होती है, 0.5 से 1%। ये तीनों क्या है, ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट आता है, जो कि 20 से 25% होता है। मोनोसाइट्स आते हैं, जो कि 6 से 8% होते हैं, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेज सारे याद होने चाहिए, और ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा से सबसे कम कौन होता है, ठीक है, या सबसे कम से सबसे ज्यादा, जो भी आपको मन करे। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं, इनका काम फैगोसाइट में होता है। फैगोसाइट आप समझते हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया या कुछ भी है, और ये हमारे पास एक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी इस बैक्टीरिया को पहचानेगी और अपने अंदर ले लेगी। तो ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ जाएगा, डब्ल्यूबीसी के अंदर, और अंदर ये पचा देगी, है ना। जैसे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट के अंदर जैसे ही बैक्टीरिया आएगा, उसके ऊपर कई सारे केमिकल्स डाले जाएंगे, है ना, एंजाइम्स डाले जाएंगे, और उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसको कहते हैं फाइगोसाइटिसिस करना, है ना, फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटिक कौन होती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, क्योंकि ये फाइगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। फिर जो बेसोफिल होता है, इससे हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रेट करता है। ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। जहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, थोड़ी जलन वाली रिएक्शंस होती हैं, वहां पे ये इन्वॉल्व होते हैं, है ना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है। हेपेरिन आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो इतना ही याद रखना बस। अब आते हैं एसिनोफिल। एसिनोफिल रेजिस्ट एलर्जी। एसिनोफिल वहां काम करता है जहां पे एलर्जिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तीन आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये हो गया ल्यूकोसाइट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीसरा पार्ट है हमारा प्लेटलेट्स का, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये बनती हैं मेगा कैरियोसाइट से, और ये कितनी होती हैं, 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ यानी पर मिलीमीटर क्यूब में 1.5 से 3.5 लाख होती है ना। और काम क्या है, हेल्प क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में ये काम करती है ना। तो आपको पता है ब्लड के जमने में या कोगुलेशन में प्लेटलेट्स काम करती हैं। तो ये थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। तो ब्लड का हमने दो चीज पढ़ दिया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दोनों पढ़ दिए। अब आते हैं यहाँ पे जरा ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं, एक मिनट। ब्लड ग्रुपिंग। अब देखो, ब्लड ग्रुप करने के यहाँ पे दो मेथड है हमारे सिलेबस में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एबीओ के अकॉर्डिंग 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब ये किस बेसिस पे होते हैं, तो आरबीसी पे, एंटीजन के बेसिस पे, है ना। एक सेकंड, हाँ, एंटीजन ऑन आरबीसी। अब देखो, आरबीसी पे अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, आरबीसी पे बी एंटीजन पाया जा रहा है तो बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी पे ए बी एंटीजन पाया जा रहा है, मतलब ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप। और आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ओ ब्लड ग्रुप, है ना। आरबीसी के एंटीजन के बेसिस पे ये ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। और रिसीव क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट हैज, तो ऑप्शन होगा आपके पास, नो एंटीबॉडी, नो एंटीजन, है ना, नो एंटीबॉडी एंड नो एंटीजन, या फिर नन ऑफ द, ऐसे। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट आपको याद करना है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि समझा तो मैं सकता हूँ लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा उसमें, ठीक है। तो एबी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है ना। मतलब ऐसा नहीं कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ब्लड में, मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं पाए जाते हैं, ना एंटी ए होगा ना एंटीजन बी होगा, इस वजह से ओ को, ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आर एच फैक्टर होता है एक, आर एच फैक्टर जो होता है, ये रीसस नाम का एक मंकी होता है ना, कुछ रेसस नाम का एक मंकी होता था, उसके अंदर आरएच फैक्टर देखा गया था, है ना। तो आरएच फैक्टर जिसके अंदर देखा जाता है, ह्यूमंस में भी आरएच फैक्टर पाया जाता है। ह्यूमंस में जिसके अंदर आरएच फैक्टर है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है उनके आरएच नेगेटिव कहते हैं। तो जब हम कहते हैं ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, वो इसी हिसाब से होता है। जब हम कहते हैं ए तो मतलब ए एंटीजन पाया जा रहा है, और जब हम कहते हैं पॉजिटिव तो मतलब आरएच फैक्टर है, या हम कहते हैं बी तो बी एंटीजन पाया जा रहा है। अगर हम बी नेगेटिव कह रहे हैं तो नेगेटिव मतलब आरएच एंटीजन नहीं, ठीक है। तो ये होता है, आरएच फैक्टर नहीं है, है ना, ये होता है, ठीक है।
अच्छा, अब एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस जो होता है ये तब होता है जब प्रेग्नेंट मदर जो हो वो आरएच नेगेटिव हो और फीटस जो होता है वो आरएच पॉजिटिव हो, तब ये कंडीशन आ सकती है। और इस केस में ये फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, सेकंड प्रेगनेंसी में ये कंडीशन आती है ना, सेकंड प्रेगनेंसी में। अब देखो होता क्या है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है ये आरएच निगेटिव होती है, मतलब आरएच एंटीजन उसके ऊपर नहीं होता है ना। और जो फीटस होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम जब प्रेग्नेंट मदर से फीटस जो होता है वो अलग होता है, यानी जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे कुछ जो फीटस का ब्लड है वो प्रेग्नेंट मदर के अंदर चला जाता है। और अगर प्रेग्नेंट मदर के अंदर फीटस का ब्लड चला गया तो आरएच के खिलाफ ये जो आरएच भाई जो मदर थी उसके अंदर कोई आरएच फैक्टर नहीं था। अब बाहर से कोई फैक्टर आ रहा है, और कभी भी कोई बाहर से फैक्टर आता है तो बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम कहता है ये जो बाहर से चीज आई है इसको बाहर निकालो, इसको मारो, है ना। तो जो फीटस के पास आरएच पॉजिटिव ब्लड था वो ब्लड मदर के अंदर मिक्स हो गया, मदर के अंदर डिलीवरी के समय मिक्स हो गया, है ना। ये पहली प्रेगनेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मदर के अंदर ये आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड, ये वाला ब्लड अगर मदर के अंदर आ गया तो जो मदर है उसके अंदर आरएच के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, है ना, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। समझ में आ रहा। तो ये अब दिक्कत यहाँ पे ये तो हो गया। अब मान लेते हैं जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। कहाँ समझे, ये समझ लो, ये जगह है यहाँ पे, है ना। अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा ये समझो। अब सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उसके अंदर आरएच के खिलाफ एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज हो। एंटीबॉडीज आरएच के खिलाफ क्यों है, क्योंकि फीटस के द्वारा आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है हल्का सा मदर के अंदर चला गया था, तो मदर का जो ब्लड है उसने फाइट करके एंटीबॉडी बना ली। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, मान लेते हैं उस समय मदर जो है वो आरएच, अच्छा मदर तो अभी भी आरएच निगेटिव है लेकिन उसके पास आरएच के खिलाफ एंटीबॉडीज, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि जैसे ही देखेंगी आरएच है तुरंत उसको मारना शुरू कर देंगी। अब मान लेते हैं जो फीटस है हमारा वो फिर से आ गया, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी हुई और फीटस आरएच पॉजिटिव रहा फिर से, है ना, अगेन आरएच पॉजिटिव रहा फीटस। अब क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब जो एंटीबॉडीज होती है, ये आपको पता है कि जो मदर के एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर जाती है ना। तो ये जो आरएच एंटीबॉडीज है ना, ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर चली जाएंगी, और क्योंकि फीटस का ब्लड कैसा है, आरएच पॉजिटिव है, तो उसमें कई सारे आरएच फैक्टर्स हैं और आरएच एंटीबॉडीज का काम ही है आरएच फैक्टर को मारना। तो अगर मदर के अंदर से आरएच एंटीबॉडीज फीटस के अंदर गई तो वो तुरंत जितने भी आरएच फैक्टर होंगे उनको मारना शुरू कर देंगी, और ये चीज फीटस के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसी को कहते हैं, अब इससे जब आरएच फैक्टर को मारती है ना तो जो आरबीसीज होती है हमारी, आरबीसीज वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, है ना। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट जो होती है हमारी या आरबीसीज जो होती है वो मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो एक बार मैं जल्दी से फिर से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिगर बना के समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात है, हमारे पास मदर थी जिसके ब्लड जो है वो आरएच नेगेटिव था, और फीटस था जिसका ब्लड जो है वो आरएच पॉजिटिव था, ठीक है। यानी आरएच एंटीजन मदर में नहीं थी, फीटस में आरएच एंटीजन था। अच्छा, मदर में नहीं है तो आरएच फीटस में कैसे आ गया भाई, फादर से आया होगा, है ना। मदर और फादर दोनों के कॉम्बिनेशन से फीटस बना है ना। ये कंडीशन हमारे पास थी। अब प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेगनेंसी हुई, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के दौरान, है ना, जब डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, जो मदर का गलती से क्या हुआ, जो फीटस है भाई, क्योंकि डिलीवरी के समय क्या है, मसल्स जो होती हैं वो रप्चर करती हैं, कई सारा खून जो होता है इधर उधर फैलता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो डिलीवरी के समय मान लेते हैं क्या हुआ कि जो फीटस का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के अंदर चला गया। तो मदर के अंदर जब आरएच पॉजिटिव ब्लड जाएगा, यानी आरएच फैक्टर जब मदर के अंदर आ जाएगा, तो मदर जो होती है वो, मदर का जो ब्लड होता है वो आरएच के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेती है। ऐसा लिख लेते हैं, है ना, आरएच के खिलाफ एक एंटीबॉडी वो बना लेती है कि आरएच को, क्योंकि डिस्ट्रॉय करना है भाई, बाहर से एक फैक्टर आया है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी मदर ने बना ली। अब सेकंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं। अगेन मान लेते हैं मदर अभी भी तो आरएच नेगेटिव ही है, मदर के अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि आरएच एंटीबॉडी क्या करेगा, पूरे आरएच फैक्टर को खत्म कर देगा, है ना, क्योंकि आरएच एंटीबॉडी है इसके अंदर, मदर के अंदर, तो इस वजह से मदर के अंदर अभी भी आरएच फैक्टर नहीं है, तो मदर आरएच नेगेटिव है अभी भी। और फीटस मान लेते हैं फिर से हमारे पास आरएच पॉजिटिव हो गया।
ठीक है, फीटस आर एच पॉजिटिव हो गया। अब ये रहा फीटस प्लेसेंटा के अंदर और ये रहा मदर। और आपको पता है क्योंकि फीटस के अंदर तुरंत इम्यूनिटी नहीं बनती है, शुरुआत में मदर जो है उसकी एंटीबॉडीज फीटस के अंदर जाती हैं और मदर की एंटीबॉडीज फीटस को सेव करती हैं, सेफ रखती हैं, है ना। लेकिन मदर के पास अब इस समय आर एच एंटीबॉडीज भी हैं, आर एच एंटीबॉडीज भी हैं। और ये आर एच एंटीबॉडीज जब फीटस के अंदर जाएंगी तो फीटस का ब्लड कैसा है, आर एच पॉजिटिव, यानी आर एच फैक्टर पाए जा रहे हैं। और जैसे ही मदर की एंटीबॉडीज फीटस के अंदर जाएंगी, जितने भी आर एच फैक्टर्स हैं उनको मारना शुरू कर देंगी, खत्म करना शुरू कर देंगी। और इससे होगा डिस्ट्रक्शन किसका, आरबीसीज का, एरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब समझ में आया होगा, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस्ट होता है ना। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है कि सेकंड, तो हमेशा ये सेकंड प्रेगनेंसी में देखा जाता है। और इसमें प्रेग्नेंट मदर आरएच नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फीटस कैन सफर। अब इसमें फीटस का क्या क्या हो सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस में एनीमिया और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती है ना। एनीमिया क्योंकि खून की कमी, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो हीमोग्लोबिन और खून की कमी हो जाएगी ना। अब आते हैं कोगुलेशन पे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन या क्लॉट जो होता है, कोगुलेशन जब होता है यानी ब्लड का जमता है, जब ब्लड जम जाता है तो क्लॉट बनता है। क्लॉट जो है वो बेसिकली रेड कलर का, डार्क रेड कलर का वो चीज है ना, जो आप जब आपके कट लग जाता है तो डार्क रेड कलर का जो बन नहीं जाता कट के ऊपर, उसी क्लॉट कहते हैं। ये जो क्लॉट है वो किससे बनता है, फाइब्रिन्स और ट्रैप्ड डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी फाइब्रिन नाम का वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिन नाम के है ना, धागे की तरह प्रोटीन्स होते हैं। उस धागे में जो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, जो भी डेड और डैमेज्ड हो गई हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है और वो एक तरह की जाल टाइप का बना दिया जाता है, उससे क्लॉट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिन में चेंज होता है थ्रोम्बिन नाम का जो एंजाइम है उसके थ्रू। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। और फिर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो चेंज होता है थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेस के द्वारा। अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने उल्टा लिख दिया है, इस वजह से मैंने भी उल्टा लिखा है ना। वैसे ये उल्टा नहीं, सीधा लिखना चाहिए था मुझे। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले एनसीईआरटी ने ऐसी इसी ऑर्डर में लिखा है ना, उल्टा लिखा है थोड़ा सा। ऐसा होता है कि पहले जो है प्रोथ्रोम्बिन जो होता है हमारे ब्लड में, वो थ्रोम्बोकाइनेस के द्वारा थ्रोम्बिन में चेंज होता है। अब ये जो थ्रोम्बिन हमारे पास बन गया है, ये यहीं पे लिखा है मैंने, ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा और यही फाइब्रिन जो है वो क्लॉटिंग कराते हैं। समझ में आया। तो नीचे पहले, फिर पहले नीचे वाला स्टेप फिर ऊपर वाला स्टेप, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ऐसे उल्टा लिखा हुआ है तो इस वजह से उल्टा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन इज हैज इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे चले, ये हम आ गए अपने फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज पे आ गए, है ना, तीन ही पेज है हमारे पास, कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब लिम्फ की बात करते हैं, ब्लड की हमने बात कर ली, अब लिम्फ की बात करते हैं। ठीक है, लिम्फ के बारे में ज्यादा नहीं पढ़नी। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अगर आप ब्लड में से वाटर हटा दो, स्मॉल प्रोटीन हटा दो और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हटा दो तो बचता है जो वो है लिम्फ, है ना। तो ब्लड में से क्या क्या आपने हटा दिया, वाटर, स्मॉल प्रोटीन्स और सम स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो रह क्या गया ब्लड में, ब्लड में ऑब्वियसली फॉर्म्ड एलिमेंट्स रह गए, है ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये रह गई, है ना। तो स्मॉल प्रोटीन के अलावा लार्ज लार्ज प्रोटीन्स जो थी ब्लड में, है ना, जो बड़ी प्रोटीन्स थी वो सब भी रहेगी, है ना। तो ब्लड में यही सब रहता है, मतलब लिम्फ में यही सब रहता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है मतलब याद करने का, इस तरीके से आप याद रखोगे तो आसान रहेगा आपको, है ना। फंक्शन क्या होता है लिम्फ का, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल। वही फंक्शन जो कि ब्लड का होता है ना। ब्लड का क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करना, वही फंक्शन यहाँ पे लिम्फ का रहता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ड्रेन्स लिम्फ बैक इनटू वेन्स। जो लिम्फ कलेक्ट हुआ है ना, ब्लड से क्या बना है, लिम्फ, ये जो लिम्फ है वापस से वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है और वेन्स में एक्चुअली होता क्या है, ब्लड। तो ब्लड से ही बेसिकली लिम्फ बनता है और लिम्फ वापस से वेन्स के अंदर ही डाल दिया जाता है। ठीक है, हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, लिम्फ का बहुत ही अच्छा काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, अच्छे से रखना, काफी ज्यादा हेल्प होती है इससे इम्यून रिस्पॉन्स की। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलेशन पे। अब हमने बॉडी फ्लूइड्स हमने पढ़ दिया, अब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे। दो तरह का सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पे हार्ट से ब्लड निकलता है, वो बड़ी बड़ी वेन्स में जाता है और उसके बाद एक खुली स्पेसेस में जाता है जिन्हें साइनसेस कहते हैं। साइनसेस जो होते हैं ये क्या है, बेसिकली ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस। तो बेसिकली ब्लड जो है वो ऐसे आप समझ लो नालियां बनी हुई, नालियों में ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे नालियों में ऐसे फ्लो कर रहा है ब्लड। ठीक है, ये होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। और जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना,
मान लेते हैं कोई भी एक ऑर्गन है यहाँ पे, वो ऑर्गन इसी ब्लड में क्या करेगा, नहा लेगा पूरी तरीके से, और जब ये ऑर्गन नहाएगा उसी समय गैस का एक्सचेंज, उसी समय सारी एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज। दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे अंदर पाया जाता है। ब्लड जो होता है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स में फ्लो करता है, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है ना। ऐसे नालियों में ब्लड नहीं फ्लो करता है कि ऐसे ब्लड गया और जो ऑर्गन होता है उसमें पूरा का पूरा डूब गया ब्लड के फ्लो में और उसी समय गैसेस एक्सचेंज हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमारे अंदर जो होती हैं, क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पतली होती है, ठीक है। तो इनके थ्रू हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इनके थ्रू ब्लड जाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। फिशेस में दो चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। हमारे अंदर कितना होता है, चार चैम्बर्ड होता है ना। तो यहाँ पे फिश में दो खाने होते हैं या दो भाग होते हैं हार्ट में, ठीक है। एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब जहां पे दो चैम्बर्ड हार्ट होता है वहां हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि जितना भी ब्लड होता है वो इसी एट्रियम और वेंट्रिकल से होकर गुजरता है, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिनमें दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं हम कहते हैं इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि तीन चैम्बर्ड हार्ट है। कुछ ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रिया से आता है और कुछ जो है हमारा राइट एट्रिया से आता है, तो इस वजह से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक तरफ से प्योर ब्लड आएगा, एक तरफ से अनप्योर, या कह लो एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, क्रोकोडाइल भी एक तरह का रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर कितने, चार चैम्बर हार्ट होते हैं, है ना। आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनके अंदर दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, और इनके अंदर पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे पूरा का पूरा लेफ्ट साइड जो होता है उसमें प्योर खून होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हार्ट को समझने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये मैंने हार्ट लिखा है थोड़ा स्टाइल से, है ना दिल बनाते हुए, ठीक है। तो जो हार्ट होता है हमारा, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, तीन जर्म लेयर्स होती हैं हमारे अंदर, है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म के बाद मीजोडर्म होती है बीच में, फिर अंदर होती है एंडोडर्म, है ना। तो जो मीजोडर्म वाली लेयर होती है उसी से हार्ट बनता है, तो इसलिए लिखा है मीजोडर्मली डिराइव्ड, ठीक है। कवरिंग, हार्ट में टू लेयर्ड कवरिंग होती है हार्ट के ऊपर, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। जो हार्ट में, अच्छा मैंने बताया अपना हार्ट चार चैम्बर का होता है, दो एट्रिया होते हैं, जैसे आप यहाँ देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दो एट्रिया होता है और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है, दीवारें होती हैं, वो थिकर होती हैं एट्रिया के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक। अच्छा, हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड जो होता है, यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो राइट चैम्बर्स होंगे, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसमें होंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब अब थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो। देखो, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आएगा वो ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, ये तीन डॉट्स और ये दो डॉट्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो, राइट एट्रियम ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार होगी उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे, है ना। सेप्टम मतलब सेपरेट करना, किसको, एट्रिया को सेपरेट करना। तो दोनों एट्रिया के बीच में है, इस वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है, इस वजह से इंटर एट्रियम कहते हैं, है ना, इंटर एट्रियल वॉल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होगी उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये दोनों टर्म तो अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा राइट एट्रियम, या कह लो पूरे जो एट्रिया है और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो ये वाली दीवार होगी, जिसमें मैंने अभी डॉट बनाए हुए हैं, है ना, ये वाली जो दीवार होगी इसको हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, है ना, जिससे आपको दिखे अच्छे से, है ना। जो ये राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में यहाँ पे तीन ऐसे वॉल्व पाए जाते हैं, है ना। वॉल्व समझते हो, जैसे एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप के ऊपर ऐसे कवरिंग लगी हुई है, जिससे ये पाइप को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, तो इसी को वॉल्व कहते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन वॉल्व पाए जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे दो वॉल्व पाए जाते हैं। जो राइट साइड में वॉल्व पाए जाते हैं इन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि तीन वॉल्व है तो इस वजह से ट्राइकस्पिड। जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, इन्हें हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये दोनों स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, कप्सिड लिख दिया, यहाँ कस्पिड होगा, CUSPID, यहाँ पे भी CUSPID होगा, है ना। तो कस्पिड वॉल्व, तो बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और दोनों टर्म पूछे जाते हैं। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल से जो खून बाहर जाता है तो यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है, और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल के भाई जब खून बाहर जाता है तो यहाँ से वॉल्व पाया जाता है। इन दोनों वॉल्व को हम सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, हमारे हार्ट में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब खुद से एक्साइट हो सकता है ये टिश्यू, ठीक है। दो नोडल टिश्यू आपको अच्छे से याद रखना है, एसए नोड और एवी नोड। जो एसए नोड होता है इसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, एवी को एट्रीवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, है ना। अच्छा, जो एसए नोड होता है ये 70 से 75 बार जनरेट करता है इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 70 से 75 बार एक्साइट होता है। और इसी को हम पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो भी 70 से 75 बार धड़कता है एक मिनट में, हाँ। तो यही होता है जो एसए नोड होता है, यही हमारे पेस मेकर है, या कह लो जो हार्ट की स्पीड है, इसी को जो हार्ट की स्पीड है वो यही मेंटेन की है एसए नोड, इस वजह से इसे पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। जो एवी नोड होता है इसे हम परकिंजे, अच्छा, यहां से परकिंजे फाइबर एराइज करते हैं, परकिंजे फाइबर्स एराइज फ्रॉम हियर, है ना। एवी नोड से आगे चल के फाइबर्स निकलते हैं, है ना, धागे टाइप के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि पूरे हार्ट में फैलते हैं, जिन्हें हम परकिंजे फाइबर, फाइबर ऑफ हिज, है ना, बंडल ऑफ हिज ये कहते हैं, ठीक है। तो परकिंजे फाइबर कैसे निकलते हैं, एवी नोड से होकर हुए निकलते हैं, ठीक। तो ये हमारा हार्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर था। अब देखो कार्डियक साइकिल, यहाँ पे मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझाया, जो कि बड़ा टॉपिक होता है लेकिन मैंने आसानी से आपको समझाया है। पहले कुछ टर्म समझ लो, जैसे डायस्टोल जो होता है ये टर्म रिलैक्सेशन को शो करता है। तो कोई भी जो हार्ट की चैम्बर होता है, जैसे एट्रिया हो गया या वेंट्रिकल हो गए, ये जब रिलैक्स होंगे तो उसे डायस्टोल कहेंगे, और ये चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे हम सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में सारे के सारे यानी चारों चैम्बर जो होते हैं वो डायस्टोल के कंडीशन में यानी रिलैक्सेशन के कंडीशन में रहते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले स्टेप में सारे के सारे डायस्टोल में है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एट्रिया जो होते हैं उनका सिस्टोल होता है, मतलब लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों के दोनों एट्रिया जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिस्टोल होता है। इससे जो होता है वो ब्लड फ्लो 30% से बढ़ जाता है ना। ब्लड का जो फ्लो है वो 30% से बढ़ जाता है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में। फिर तीसरा स्टेप होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, भाई एट्रिया का सिस्टोल होता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल का सिस्टोल के साथ साथ ही एट्रिया का डायस्टोल हो जाता है, मतलब एट्रिया रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, एट्रिया का सिस्टोल था तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट थे, अब रिलैक्स कर जाएंगे, और वेंट्रिकल जो होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या एट्रियल डायस्टोल, ये तीसरा स्टेप होता है। और चौथा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स का क्या कहते हैं, डायस्टोल हो जाना, रिलैक्सेशन हो जाना। तो ये 4 स्टेप होते हैं कार्डियक साइकिल में। इन चारों स्टेप को होने की ड्यूरेशन जो होती है वो 0.8 सेकंड होती है ना। तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। इन वन कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स 70 ml ब्लड। हर एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जो है 70 ml ब्लड को पंप करता है, और इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक वेंट्रिकल कितने कितने एमएल ब्लड को पंप करता है एक कार्डियक साइकिल के दौरान। तो 70 ml इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेज आ गया। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 70 ml जो था उसको आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 70 स्ट्रोक वॉल्यूम था, 72 हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है, बीट पर मिनट में नापा जाता है ना, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 70 ml इंटू 72 टाइम्स, तो 5000 ml यानी 5 लीटर लगभग हमारा खून आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 5 लीटर जो है या 5000 ml जो है, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट हमारा, ठीक है। अब हार्ट के दो साउंड्स होते हैं, लब और डब। तो जो लब साउंड होता है ये क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा होता है। बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उनके वजह से लब साउंड आता है, और अगर सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उनके वजह से डब साउंड आता है। तो याद रखना, लब या डब साउंड दोनों वाल्व के बंद होने से आता है। अगर बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा तो लब साउंड आएगा, सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे तो डब साउंड आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी, अच्छा ईसीजी के दो फुल फॉर्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कहीं पढ़ा होगा, कहीं ग्राम पढ़ा होगा, है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो उस मशीन को कहते हैं जिससे ईसीजी की जाती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो उस पेपर पे एक वो आता नहीं बन के, है ना, जैसे इस तरीके से कुछ आता है बन के, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है, एक मशीन का नाम है और एक जो ग्राफ बन के आता है उसका नाम है। जो ग्राफ लिखा हुआ है वो ग्राफ का नाम नहीं है ना, जो ग्राफ लिखा हुआ है वो मशीन का नाम है, और जो ग्राम लिखा होगा वो ग्राफ का नाम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये पूछा नहीं जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे क्यूरियोसिटी की वजह से बता दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड जो ईसीजी होती है उसके अंदर 3 लीड लगाई जाती है पेशेंट के ऊपर, है ना। जो पेशेंट होता है उसके ऊपर 3 लीड लगाई जाती है। हर एक रिस्ट पे एक लीड लगाई जाती है, 1 टू ईच रिस्ट, और एक लीड लगाई जाती है लेफ्ट एंकल पे, है ना। जो हमारी एडी होती है, एंकल होता है, उसके आसपास लगाई जाती है ना, एडी नहीं एंकल होता है ना। तो साइड में, एडी के साइड में बेसिकली, ठीक है। तो लेफ्ट एंकल पे एक लिस्ट लगाई जाती है, ठीक है।
अच्छा, अब हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। इसमें एक पीक आता है जिसे हम पी कहते हैं, एक होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एक होता है टी। जो पी होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है ना। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, और जो टी होता है वो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब एक पी क्यू आर एस टी कंप्लीट होता है तो आप समझ लो एक कार्डियक साइकिल खत्म होती है। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का भी आसान तरीका होता है, आप इसको तीनों को याद कर लेंगे है ना। पी जो होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी शुरू में दोनों डीपोलराइजेशन होगा, एक एट्रिया का एक वेंट्रिकल का, और आखिरी में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो याद याद करना आसान होगा इसको, है ना। अब समझो डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे ये हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट से जो खून होता है वो निकल के जाता है लंग्स की ओर। लंग्स की ओर खून कैसे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, है ना। ये खून जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में खून कैसा होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तभी तो ये लंग्स के पास जा रहा है ऑक्सीजन लेने। अब ये लंग्स में पहुंचेगा और ऑक्सीजन लेगा, फिर ये पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस से हार्ट में आएगा, है ना। पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस से हार्ट आएगा, और ये अब हो जाएगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो मतलब इस साइड यानी जो हमारा हार्ट का राइट साइड है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट राइट कैसे हम कहते हैं ये पता है ना, इसको मैं लेफ्ट कह रहा हूँ जबकि राइट होना चाहिए था, इसको मैं राइट कह रहा हूँ जिसको लेफ्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब होता है कि हम इंसान को सामने खड़ा हुआ मानते हैं, है ना। हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है तो जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, इसी वजह से। ठीक है, तो अच्छा ये ब्लड जो होता है लंग्स से होते हुए फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस हार्ट में आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इस ब्लड को फिर पंप किया जाएगा ऑर्टा के थ्रू, और ये जाएगा टिश्यू में। टिश्यू में ये अपनी सारी ऑक्सीजन दे देगा, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वापस से वेना केवा से होते हुए हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक सर्कुलेशन यहाँ पे हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, और एक सर्कुलेशन हार्ट और टिश्यू के बीच में हो रहा है। जो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। पल्मोनरी टर्म लंग्स के लिए यूज होती है। जो हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है पूरा, है ना, ये सर्कुलेशन वेना केवा हार्ट। ठीक है, जो आर्टरीज या वेन्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझो। आर्टरीज और वेन्स में तीन लेयर की इनकी दीवार होती है आर्टरीज या वेन्स की। सबसे बाहरी वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है जो कि एंडोथेलियम की बनी हुई होती है। मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया कहलाती है जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, और वेन्स में मिडिल लेयर थिन होती है। अच्छा, मान लेते हैं ये हमारी आउटर लेयर थी, है ना, ये मिडिल लेयर थी, ये मिडिल लेयर थी, और फिर ये आती है इनर लेयर, है ना। अब जब वेन्स होती है, ये आर्टरी मैंने बनाई थी, ये जो भी मैंने बनाई ये आर्टरी थी, है ना। इसके जस्ट बगल या इसके जस्ट नीचे में बनाता हूँ वेन्स। वेन्स में ये जो बीच वाली लेयर होती है यानी ट्यूनिका मीडिया, ये थिन होती है, पतली होती है। ये ट्यूनिका मीडिया होगी और ट्यूनिका इंटरना होगी। अब जब देखो बीच वाली लेयर पतली हो रही है ना, तो अंदर जगह ज्यादा हो रही है, यहाँ पे देखो इतनी जगह है ना, जबकि इस वाले में बहुत ही थोड़ी सी जगह है। ठीक है, तो इसी वजह से जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया थिन होती है इस वजह से, और अगर ये ट्यूनिका मीडिया थिन होगी ना वेन्स में, तो वेन्स का जो डायमीटर है या कह लो ल्यूमन है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो वेन्स का जो अंदर स्पेस है वो ज्यादा होगा, है ना, ये याद रखना। और आखिरी सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटिमा होगी। ठीक है, अच्छा हमारे अंदर कुछ पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है जो कि एक स्पेशल तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ब्लड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में रखता है ना। ऐसे ही हमारे अंदर कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है सर्कुलेशन का, जो कि सिर्फ हार्ट मसल्स के लिए, है ना। कोरोनरी सिस्टम जो सर्कुलेशन का वो सिर्फ किसके लिए, हार्ट मसल्स के लिए, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ रेगुलेशन पे, यानी हार्ट जो है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसको कैसे फास्ट या कैसे धीमा कर सकते हैं। तो हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मतलब ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है, ये अपने हिसाब से देख लेता है कि कब फास्ट होना है, कब तेज होना है, कब धीमा होता है। ठीक है, पहली चीज तो एक तो ये मायोजेनिक होता है। उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं, सेंटर इन मेडुला, मेडुला के अंदर सेंटर पाया जाता है जिससे इंक्रीजेस हार्ट रेट बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका यूज करके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है ये सेंटर। ठीक है, तो हार्ट खुद से भी रेगुलेट होता है, मेडुला में जो सेंटर पाए जाएंगे उनके वजह से भी होगा। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कम करता है। ठीक है, एड्रेनल जो मेडुला होता है ना, एड्रेनल ग्लैंड में जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो अच्छा ग्लैंड्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे, है ना, लास्ट चैप्टर होगा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, है ना, केमिकल
मतलब एंजाइम्स के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो जो एड्रेनल मेडुला होता है ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, और इन दोनों का काम होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करना, क्योंकि एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन इनको आपको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। इनको हार्ट रेट को बहुत ही तेज कर देता है ये तुरंत, ठीक है। तो इसके बारे में आखिरी चैप्टर में आप पढ़ोगे, अभी टेंशन में लो, ठीक है। आखिरी पार्ट है हमारा डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स है मतलब क्या क्या डिसीजेज या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, 120/80। इसको जो 120 वाला प्रेशर है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से ये सिस्टोलिक प्रेशर है। 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि हार्ट रिलैक्स होता है ना। तो 120/80 है ना। और अच्छा, अगर 120/80 ये नॉर्मल वैल्यू है, अगर ये 140/90 से हाइयर जाए, 140/90 से ज्यादा जाए, और बार बार आप ऐसे नहीं कि एक ही बार आपने मेजर किया और तुरंत आपने बता दिया कि हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है ना, आपने 3-4 बार मेजर किया 5-5 10-10 मिनट के इंटरवल पे, तब और हर बार आपका 140/90 या उससे ज्यादा आ रहा है, तब आप कहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू से 120/80 है, अगर इससे 140/90 के आसपास है या उससे ज्यादा जा रहा है 2-3 बार मेजर करने पे, तब आप कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे कैड सीएडी कहते हैं, या इसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? अफेक्ट वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट, है ना। हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उस वेसल में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कोरोनरी सिस्टम आपने पढ़ा है, जो कि हार्ट मसल को जो है ब्लड, तो भाई हार्ट को भी चाहिए ना ब्लड, खुद कौन पंप कर रहा है? हार्ट। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो जो वेसल जो होती है हार्ट को ब्लड दे जा रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है। अब आर्टरीज आर नैरो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज। अब यहाँ पे होता क्या है? आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती हैं। रीजन क्या होता है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यूज के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तीसरा है हमारा एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस में एक्यूट चेस्ट पेन होता है। एक्यूट मतलब बहुत ही जल्दी से और बहुत ही तेज हो जाना, है ना। एक्यूट मतलब होता है एकदम अचानक से तेज से पेन होना, तो इसको कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, है ना। चेस्ट में यानी सीने में दर्द होने लगता है। रीजन क्या होता है एंजिना पेक्टोरिस का? एनफ ऑक्सीजन डजंट रीच हार्ट मसल। हार्ट मसल में एनफ ऑक्सीजन यानी बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती है। चौथा है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट जो होता है वो इफेक्टिवली ब्लड मतलब जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है? कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का कंजेशन हो जाता है। पांचवा होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हार्ट जो होता है बीटिंग करना ही छोड़ देता है, मतलब हार्ट बीट होती ही नहीं, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, तुरंत डेथ हो जाती है जनरली इसमें, ठीक है, तुरंत नहीं हो सकती है लेकिन, ठीक है। फिर आखिरी आता है हार्ट अटैक, जिसका नाम हमने सबसे ज्यादा सुना है। हार्ट अटैक में हार्ट मसल इज डैमेज ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई। लो ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इन तीनों में अंतर याद रखना। हार्ट फेल्योर में जो होता है वो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है ना, उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, है ना। तो ब्लड पंप नहीं कर पाता, और इसमें हार्ट फेल्योर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंजेशन ऑफ लंग्स। लंग्स जो होता है उनका सिकुड़ना, है ना। नॉर्मली मान लेते हैं लंग्स ऐसे, सॉरी, नॉर्मली लंग्स ऐसी थी, ये ऐसे सिकुड़ गई, है ना, कंजेशन हो गया हार्ट का, तो ये हार्ट फेलियर होता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो होता है वो बीट करना ही छोड़ देता है, हार्ट बीट होती ही नहीं है, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है लो ब्लड सप्लाई से। तो हम इन तीनों में कभी कभी क्या होता है मिक्स कर देते हैं इन तीनों को, लेकिन तीनों को अलग अलग अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये माइंड मैप खत्म होता है 3 पेज का, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी पॉइंट तुम्हें समझ में ना आया हो या कम समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करते रहो, है ना, बाय।